हेलो सो गुड मॉर्निंग नमस्कार। मैं हूं प्रकाश परिहार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जी के स्टडी मोडी। दोस्तों हम आज बात करेंगे 1857 का विद्रोह। दोस्तों 1857 का विद्रोह को दूसरे नाम से 1857 की क्रांति भी बोला जाता है, 1857 का की लड़ाई भी बोला जाता है। दोस्तों 1857 में ये जो लड़ाई हुई थी दोस्तों, 1857 में किस कारण से लड़ाई हुई थी दोस्तों? 1857 के राजनीतिक कारण, उसके आर्थिक कारण, उसके सामाजिक कारण, उसके प्रशासनिक कारण, और ये दोस्तों 1857 की क्रांति 1857 क्रांति क्यों बोला जाता है दोस्तों? ये क्या है दोस्तों? ये क्या ऐसी कौन सी लड़ाई हुई जिसको 1857 की क्रांति बोला जाता है? इसमें क्या हुआ ऐसा जो विशेष लड़ाई है? तो हर एक पल होती रहती है, हर एक समय लड़ाइयाँ कहीं ना कहीं होती रहती है। तो जो ये फेमस लड़ाई है, ये एक प्रसिद्ध लड़ाई है 1857 की क्रांति। इसमें ऐसा क्या विशेष हुआ था जो कि हमारे 1857 की क्रांति, 1857 की लड़ाई, 1857 का विद्रोह कहा जाता है? इसमें कुछ ना कुछ विशेष होगा जो तभी इसको 1857 की क्रांति कहा जाता है। और 1857 क्रांति के कहने के कारण कुछ ऐसा है दोस्तों कि जो कि उसके समय कुछ उपलब्धि होगी, उस समय कुछ हमें ऐसा भयानक काम किया होगा दोस्तों उस समय के लोगों ने, उस समय की जो स्थिति होगी दोस्तों, उस समय कुछ ऐसा कुछ किसी किसी बात को लेकर, किसी कार्य को लेकर, किसी उसके राजनीतिक, उसके आर्थिक, उसके सामाजिक और उसके विशेष पक्षों को लेकर, विशेष कारण लेकर दोस्तों इसमें बीच में कोई लड़ाई हुई होगी दोस्तों। तो वो क्या है कि बहुत ही भयानक तरीके से हुई होगी। जैसे कि कहते हैं ना कि जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो वो प्रथम विश्व युद्ध इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि वो उस समय की प्रथम विश्व युद्ध 1914 में जो हुआ था दोस्तों, और दूसरी विश्व युद्ध 1939 में हुआ था दोस्तों। तो ये जो दोनों लड़ाई हुई थी दोस्तों, ये युद्ध हुए दोस्तों, तो उस समय उस लड़ाई को बहुत ही महत्व दिया गया था दोस्तों। तो ठीक उसी 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो 1857 में हुई थी, तो इस क्रांति का क्या कारण था, क्या वजह थी, क्या ऐसी स्थिति थी कि 1857 की क्रांति को इतना भयानक तरीके से बताया गया, और 1857 क्या थी, इस पूरी वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों एग्जाम के बेस पे भी, क्योंकि तो एग्जाम में भी हमारा 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आते रहते हैं। और 1857 क्रांति को हमारे नॉलेज के आधार पर, क्योंकि 1857 क्रांति ऐसी लड़ाई क्या थी कि 1857 क्रांति को इतना भयानक तरीके से, प्रसिद्ध तरीके से बताया जाता है, उसको पढ़ा जाता है, और उससे क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन किसी 1857 का हर एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में मिलता है। 1857 की क्रांति का क्या कारण था, 1857 की क्रांति राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, उसकी नगरीय व्यवस्था कैसी थी, और दोस्तों 1857 के मेन कारण क्या थे, उसके क्या पक्ष थे जो 1857 में। और दोस्तों इसमें सबसे मेन बात ये दोस्तों, इसमें जो इसमें इतिहासकार हुए दोस्तों, उस समय के जो इसके पक्षधर हुए दोस्तों, उस समय के जो शासक हुए दोस्तों, उस समय के जो लोग हुए दोस्तों, उनका नाम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हमारे को याद रखने की कोशिश करनी चाहिए। और दोस्तों हमारे नॉलेज के बेस पे हमको याद रखना चाहिए कि उस समय के हाँ ये लोग थे, और इन्होंने अपने अपने पक्ष और अपने अपने मत रखे, अपने अपने विचार रखे, अपने अपने जो जो कार्य किए हैं वो सब रखे हैं दोस्तों। तो ये सारी डिटेल इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा दोस्तों वैसे, पर दोस्तों अगर आप 1857 की क्रांति के बारे में एक बार अच्छी तरीके से पूरी डिटेल इस वीडियो में पढ़ लेंगे दोस्तों, तो दोस्तों आपको पूरा ही 1857 की क्रांति के बारे में पूरी डिटेल आपको पता चल जाएगी दोस्तों। और दोस्तों अगर 1857 की क्रांति में अगर देखा जाए तो बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हमारे को पूरी गहराई से पढ़ना है कि क्या चीज़ थी, और वो भी एग्जाम के बेस पर और नॉलेज के बेस पे। एग्जाम के बेस पे हमको काफ़ी याद रखना पड़ेगा, याद नहीं दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हमें समझने से पता चल जाती है। और याद समझना इसलिए कि दोस्तों हमें समझने से हमें क्या है कि हम एनालिसिस करते हैं, उसे महसूस करते हैं, हम उसे अनुभव करते हैं दोस्तों। और एग्जाम के बेस हमें याद रखना पड़ता है। मान लिया कोई चीज नाम आया है किसी का, तो हम नाम आता है तो हम क्या करते हैं, उसको हम नाम इसलिए याद रखते हैं एग्जाम के लिए, वरना समझने के लिए तो नाम किसी का भी हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर एग्जाम में वैसे दे रखा है जैसे कि सैनिक विद्रोह पक्ष, लॉरेंस सीले, ट्रेवेलियन, मार्सन, होम्स, ये सब इतिहासकार, दुर्गादास पंजोय, ये सब क्या है उस समय के इतिहासकार है। अब ये इतिहासकार में ये सब के अलग अलग नाम है, तो इन चीज़ों को याद रखना जरूर भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन सभी से, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, आंसर आएगा, तो हमें एग्जाम के बेस पर सभी को याद रखना जरूर। और नॉलेज के बेस पर केवल हम कह सकते हैं कि कुछ लोग होंगे उस समय ऐसे बख्श, तो हम ऐसे ऐसे केवल हम ये कर सकते, लेकिन एग्जाम के बेस पर पूरा ही याद रखना पड़ेगा आपको। लॉरेंस की सैनिक विद्रोह के पक्षधर कौन कौन से थे, तो लॉरेंस था, सीले था, ट्रेवलियन था, माल्सन था, और एक दो बार पढ़ोगे ना दोस्तों तो सब आपको याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा आप, ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते 1857 का विद्रोह दोस्तों दे रखा है दोस्तों इसमें सबसे सैनिक विद्रोह के पक्षधर। इसमें 1857 के कारण का विद्रोह, इसमें पक्षधर यानी कि जब लड़ाई हुई थी तो उस समय इस लड़ाई में जो पक्ष यानी कि एक दो पक्ष होते हैं, एक तो
पक्ष होता है, विपक्ष होता है। जो पक्षधर थे लड़ाई के, जो भारत देश के तरफ पक्ष थे, उन्होंने वो कौन कौन थे? तो सबसे पहले दे रखा है सैनिक विद्रोह के पक्षधर लॉरेंस, सीले, ट्रेवलियन, मार्सन, होम्स आदि अंग इतिहासकार से अहमद का, ये सब क्या है? सैनिक विद्रोह के पक्ष में थे। तो इनको याद रखना है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये सभी क्या है? पक्ष थे। और ये सब इतिहासकार थे सब दोस्तों। ये क्या इतिहासकार थे उस समय के? तो दोस्तों इसमें जो ये जो नीचे जो नाम आएगा दोस्तों, ये क्या है? ये उस समय के इतिहासकार है। इन्होंने अपने अपने मत दिए हैं कि ये क्या कारण था। इन्हीं से वजह से हमें पता चलता है कि 1870 का कारण क्रांति का कारण क्या था। इनसे ही हम सोचेंगे पढ़ेंगे। तो LR जो रीस थे उन्होंने क्या है? ये कहा है धर्मांध और ईसाइयों के विरुद्ध लड़ाई। धर्मांध और ईसाई लड़ने की धर्म के आधार पर ईसाइयों के विरुद्ध लड़ाई, यानी कि ईसाई जो जाति थी, धर्म था, उससे इसलिए उन्होंने ये लड़ाई हो गई होगी कि धर्म, एक दूसरे के धर्म पर ईसाइयों ने लड़ाई शुरू कर दी होगी। यानी ईसाइयों को ये धर्म के आधार पर लड़ाई, ईसाइयों के साथ धर्म के आधार लड़ाई शुरू हुई। ये किसने कहा? LER रीज के अनुसार कहा है। एग्जाम क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। फिर बात कर दोस्तों, ये दे रहा है दोस्तों यहाँ पे कि TR होम्स के अनुसार क्या है दोस्तों कि TR होम्स के अनुसार ये बर्बरता सभ्यता, बर्बरता यानी कि काफ़ी ही भयानक तरीके से लड़ाई तथा सभ्यता के बीच में युद्ध, यानी कि लड़ाई, बर्बरता यानी कि काफ़ी भयानक तरीके से लड़ाई तथा सभ्यता, यानी उस समय की जो सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, पारिवारिक, हर तरीके से जो सभ्यता थी, रहन सहन, खान पान, उसके बीच में ये लड़ाई हुई होगी, जो कि 1857 की क्रांति जो किसने कहा? TR होम्स ने कहा। जेम्स आउडन डेविड टेलर ने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, यानी हिंदू और मुस्लिम के बीच में कुछ षड्यंत्र रचा गया होगा, उनके बीच में भी लड़ाई है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई की वजह से ये 1857 विद्रोह। ब्रिटेन के रूढ़िवादी दल के नेता, जो बेंजामिन डिसरेली ब्रिटेन के रूढ़िवादी दल के नेता, जो 1857 इसे राष्ट्रीय, यानी कि 1857 ईस्वी को राष्ट्रीय विद्रोह बताया, यानी पूरा राष्ट्र का विद्रोह बताया 1857 क्रांति। किसने कहा? बेंजामिन डिसरेली। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछने लायक बात है दोस्तों। अशोक मेहता ने कहा यह राष्ट्रीय विद्रोह था। ये भी उन्होंने कहा कि अशोक मेहता भी उस समय के इतिहासकार, उन्होंने कहा यह राष्ट्रीय, यानी राष्ट्र का विद्रोह था। विद्रोह का मतलब होता है दोस्तों एक दूसरे के बीच में लड़ाई दोस्तों। फिर बात करते दोस्तों, आगे बढ़ते दोस्तों, इसमें दे रखा है दोस्तों कि VD सावरकर ने इसे सुनियोजित स्वतंत्रता। दोस्तों VD सावरकर के उस समय के इतिहासकार, उन्होंने क्या कहा है दोस्तों कि यह सुनियोजित, यानी कि सही तरीके से नियोजित हुई स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी, यानी कि स्वतंत्रता को पाने के लिए, सुनियोजित तरीके से स्वतंत्रता पाने के लिए ये उन्होंने संज्ञा दी, यानी कि उस बात को उन्होंने ये नाम दिया है उन्होंने कि स्वतंत्र सुनियोजित संज्ञा दी है। SN के राष्ट्रीय सिंह नहीं कहा जा सकता। SN सेन के अनुसार क्या है? उसने क्या सोचा? इसने क्या कहा कि इसे राष्ट्रीय संग्राम नहीं कहा सकता, परंतु इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा देना भी गलत होगा दोस्तों। इसने ये नहीं कहा, ये कहा है कि ये राष्ट्रीय संग्राम नहीं है, ये कोई राष्ट्र के लिए संग्राम नहीं है, परंतु इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा देना भी गलत होगा। इसे सैनिक विद्रोह, यानी कि सेना के साथ विद्रोह करना भी गलत, यानी कि सैनिकों द्वारा लड़ाई गई थी, तो इसे सैनिकों के बीच में लड़ाई करना भी गलत है, क्योंकि यह कहीं भी केवल सैनिकों तक सीमित नहीं रहा। क्योंकि दोस्तों ये केवल सेना की लड़ाई नहीं थी, ये केवल सेना की लड़ाई, ये इन सभी ने मत दिए ना अपने, इन सभी के साथ लड़ाई थी। तो धर्म के बीच में लड़ाई थी, हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई थी, ये राष्ट्र के बीच में लड़ाई थी, ये स्वतंत्रता, यानी कि सही तरीके से स्वतंत्रता पाने के लिए भी लड़ाई थी। तो ये किसी सेना के बीच में लड़ाई नहीं थी, ये पूरे ही हमारे देश में जो हर एक पक्ष से लड़ाई हुई थी, उसके सब में लड़ाई थी। तो ये ऐसे के सेना, तो इसने केवल सैनिकों तक सीमित नहीं रहा। RN मजूमदार ने भी कहा यह कथाचित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न तो यह प्रथम, नहीं राष्ट्रीय नहीं स्वतंत्र। इसी मजूमदार ने यह तथा कथित, यानी कि ये बहुत ज़्यादा प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि प्रथम राष्ट्र के लिए स्वतंत्र संग्राम, न तो यह प्रथम है और नहीं ये राष्ट्रीय है और नहीं ये स्वतंत्र संग्राम था। यानी कि ये किसी भी प्रकार से न तो ये प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता, यानी कि न तो ये स्वतंत्रता के लिए लड़ाई गया था, और नहीं ये प्रथम था, और नहीं ये राष्ट्र के लिए लड़ाई गई थी, और नहीं ये स्वतंत्रता के लिए लड़ाई गई थी। ये RC मजूमदार ने कहा। लेकिन शशि भूषण चौधरी के अनुसार यह स्वतंत्रता का संग्राम था। अब देखो दोस्तों, हर एक इंसान के अलग अलग, यहाँ से पता चल गया नहीं कि हर एक इंसान एक चीज़ को कितने नज़रिए से देखता है। कोई कहता है कि स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया, तो कोई कहता है स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ा गया। कोई कहता है कि नहीं राष्ट्र के लिए लड़ा गया, तो कोई कहता है राष्ट्र के लिए नहीं लड़ा गया। कोई कहता है कि ये सेना के लिए लड़ा गया, तो कोई कहता है सेना के लिए नहीं। ये कोई कहता है राष्ट्रीय विद्रोह के लिए, कोई राष्ट्रीय। दोस्तों सभी कन्फ्यूज़ करने वाली चीज़ है। अब होता क्या है किसको माने। पर अगर किसी ने ये सब कहा है ना दोस्तों, तो हमें इस बात से पता चलता है कि ये जो मत दिए ना, तो हो सकता है कि इन्हीं में से किसी न किसी बीच की लड़ाई हुई होगी दोस्तों। तो हम ये मान सकते हैं। तो सबके अपने अपने मत है, तो मत सबको याद रखना है आपको एग्जाम के बेस पे कि किसने क्या कहा है, किसने कितने क्या मत दी है, तो आपको ध्यान रखना है। ये क्यों ध्यान रखना है? नॉलेज के बेस पे तो रखना ही रखना, लेकिन एग्जाम के बेस पे भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं। तो दोस्तों इससे ये जो सब अपने मत दिए ना, ये सारे मत किस आधार पर दिए हैं?
ये पूरे हम कारण बते पड़े हैं। कारण दोस्तों कारण क्या है कि कारण पढ़ने से हमें ही पता चलता है कि हाँ ये हम उसके बारे में एनालिसिस कर पाते हैं कि नहीं किसका मत सही है, क्या कारण थे, क्या विचार, क्या ऐसी बातें हुई होगी जो कि ये लड़ाई इतनी बड़ी हो गई। तो ये बात करेंगे। तो कारण किस तरीके से तो इस देश में जितनी भी राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक और जो जिस तरीके से भी ये देश के अंदर जो 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 स्थितियाँ हैं इन्हीं के आधार पर लड़ाइयाँ होती है। तो हम पता चल जाएगा कि हम किस तरीके से लड़ाई हुई, कारण पता करते हैं। राजनीतिक कारण की बात करेंगे तो सबसे पहले राजनीतिक कारण देखो सबसे पहले लड़ाइयाँ जो होती हैं दोस्तों वो राजनीतिक कारणों की वजह से होती है। आर्थिक कारण में तो इंसान के परिवार के बीच लड़ाई होती है, लेकिन राजनीतिक कारण की वजह से लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती है। राजनीतिक कारण सबसे पहले आता है किसी भी देश के बीच में लड़ाई करने का। तो राजनीतिक कारण की बात करें, डलहौजी की व्यक्तिगत नीति, वेलेजली की सहायक संधि। व्यक्तिगत नीति किसी नीति को हड़प लेना दोस्तों, किसी की नीति नियम को हड़प लेना। तो डलहौजी की व्यक्तिगत नीति और वेलेजली की सहायक संधि। वेलेजली की सहायक संधि जो वेलेजली, ये दोनों दोस्तों ये अंग्रेज है दोस्तों, उस समय के 1857 की अंग्रेज है डलहौजी दोस्तों। उसमें ये दोस्तों अंग्रेज है उस समय के। और दोस्तों ये वेलेजली की जो सहायता है, ये सहायक संधि जो हुई दोस्तों, ये उस समय की वेलेजली सहायक संधि थी। बहादुर शाह के साथ जब अपमान जाहिर दोस्तों, ये जो दे रखा है दोस्तों, ये दोनों ही इसका भी कारण था, व्यक्तिगत नीति का और डलहौजी की सहायक संधि का। ये डलहौजी सहायक संधि क्या है ये आगे पढ़ेंगे दोस्तों। बहादुर शाह जफर के साथ अपमान। बहादुर शाह जफर उस समय के एक मुस्लिम शासक थे और इन्हों के साथ हो सकता है कि अपमानजनक व्यवहार किया गया उन अंग्रेजों के द्वारा। तो हो सकता है इनका बीच में राजनीतिक कारण इस तरीके से छिड़ गया हो। अवध का विलय भी हो सकता है। वो अवध का विलय यानी कि जो गुजरात का अवध है दोस्तों, वो विलय कर लिया गया था दोस्तों। अपने देखो भारत देश के अंदर जिस तरीके से राज्य है ना, उस तरीके से जिस तरह में समय जो शासक करता था ना, तो अंग्रेजों के बीच में भी इस तरह लड़ाई होती थी कि वो अपने शासन के साथ अपने राज्यों क्षेत्रों को अपनाना चाहते। तो जो लड़ाई हुई थी दोस्तों, वो अवध का विलय हो सकता है। किसी अंग्रेज ने उसको अपनाने की कोशिश की तो दूसरे अंग्रेज ने उसकी सेना पर आक्रमण कर दिया, तो अवध को विलय का भी कारण हो सकता है, इसलिए भी लड़ाई हो सकती है। आगे बढ़ते दोस्तों, प्रशासनिक कारण की बात करें। प्रशासन के कारण यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो कारण होते हैं वो क्या होता है। अंग्रेजी का प्रसार है, विदेशी भाषा की उपेक्षा। अंग्रेजों की प्रसार, अंग्रेजी भाषा जो हुई थी दोस्तों उस समय अंग्रेजों के लिए, तो वो भाषा और देशी भाषाओं की उपेक्षा, यानी कि देशी भाषाओं को नीचे गिराना था, यानी कि उसे बढ़ने नहीं देना था, तो उपेक्षा। और ब्रिटिश जो लोग थे वो क्या है दोस्तों, भारत के जो लोग थे उनके ऊपर क्या है कि अलग अलग तरीके के कानून लगाते थे, यानी कि उनको सज़ा दी जाती थी। गरीब लोगों के लिए और भारत के लोगों को सज़ा दी। अंग्रेजों का शासन हमारे यहाँ तक 1900 कहाँ तक कब तक है दोस्तों, जब तक भारत देश आज़ाद नहीं हुआ वहाँ तक, हमारा 1950 तक भारत के ऊपर ब्रिटिशों का ही हुकूमत था दोस्तों, शासन था। 1957 की जो क्रांति थी ना दोस्तों, वो 1857 की क्रांति के समय जो दोस्तों ना ब्रिटिश के साथ अफ्रीकी कानून थे, यानी उस समय जो लोग ज़िंदगी जिए होंगे दोस्तों, वो बहुत ही गरीब तरीके से ज़िंदगी जिए होंगे। क्योंकि कोई शासन करता है अगर कोड़े मारता है ना, सारे सबसे बड़ा दुख कौन सा है दोस्तों, भूखा रहना, और दूसरा बड़ा दुख है दोस्तों कोड़े मारना। इन दोनों को काम तो और कोई कर लेता दोस्तों, दिन भर काम करके रात को खाना मिल जाए वो बहुत कोई बड़ी बात नहीं है और ये सब। लेकिन अगर कोई दोस्तों खाना नहीं मिल दे और कोड़े मारे तो ये सब, तो ये उस समय ऐसा होता था दोस्तों। सामाजिक व धार्मिक कारण, सती प्रथा और पति दोस्तों। सामाजिक धार्मिक कारण क्या सामाजिक धार्मिक कारण क्या होता, तो दोस्तों ये क्या है कि जो सामाजिक कारण थे दोस्तों, वो क्या थे दोस्तों कि सती प्रथा पर पति पत्नी विधवा दोस्तों। सती प्रथा और विधवा में दोनों समझ से डिफरेंट, मैंने कई बार बताया है। सती प्रथा उसको कहते हैं दोस्तों जो काफ़ी बूढ़ी औरत हो गई, जिसकी उम्र 50, 60, 70 की समथिंग चली गई, उसको ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया हो, यानी कि उसे शादी नहीं कर सकते। और विधवा विवाह का प्रोत्साहन, यानी कि विधवा लोगों की जैसे ये हर एक काल हुआ है, हर एक सभ्यता में हुआ है दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों कि हमारे जो सिंधु सभ्यता थी दोस्तों, तो सिंधु सभ्यता में क्या है दोस्तों कि विधवाओं का विवाह किया था, वो सती का विधवा नहीं किया जा सकता, ये हमेशा से आया है। और हमने वैदिक काल में पढ़ा, तो वैदिक काल में भी सब ऐसा ही होता है, विधवाओं की शादी नहीं की जाती और सती प्रथा पर विधवाओं की शादी कर जाती है, तो उसे सती प्रथा पर सती को सती रख दिया जाता है, यानी उसी शादी में। तो हर एक यानी कि इसको सही माना, आज भी सही माना जाता है। सती प्रथा पति और विधवा पूर्व यानी कि प्रोत्साहन, इसका प्रोत्साहन जब दिया गया होगा दोस्तों, तो उस समय इसकी लड़ाई सामाजिक धार्मिक कारण, इसके लिए ईसाई धर्म यानी ईसाई मिशनरियों को संरक्षण, मुस्लिम मान्यताओं का उपहास। ईसाई मिशनरियों एवं सुरक्षण हिंदू मुस्लिम मान्यताओं का, ईसाई जो मिशनरी यानी ईसाई धर्म के जो लोग थे दोस्तों,
तो उनके मिशन यानी कि उनकी जो नीति नियम थे, कानून कायदे थे, तो वो उनके संरक्षण के लिए कि हिंदू में मुस्लिम मान्यताओं जो थी उनको उनको यानी कि उनकी उनको गलत करार दिया जाता था, यानी उनको गलत गलत कहा जाता था, उपहास किया जाता था उनको दोस्तों। तो भारत को है दृष्टि देखना है, अंग्रेजों को बर्बादापूर्ण भारत को क्या है यानी कि गलत तरीके से देखना, बुरी नज़र से देखना, दृष्टि तरीके से देखना एवं अंग्रेजों का बर्बरता यानी कि बहुत खतरनाक तरीके से उनका बर्बरता, यानी कि मतलब दिल में 1% भी भारत देश के लिए कोई इज्जत नहीं थी, भारत के लोगों के लिए कोई इज्जत नहीं थी, भारत के लोगों के ऊपर केवल अपमान करना था, उनको मारना पीटना और दोस्तों उनके ऊपर लड़ाई करना था, और बर्बरतापूर्ण व्यवहार था दोस्तों। ये सामाजिक कारण था दोस्तों। अब बात करें दोस्तों आर्थिक कारण क्या था दोस्तों, आर्थिक कारण भी है। आर्थिक अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीतियाँ, अंग्रेजों की दोस्तों अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति की बात करें दोस्तों, तो क्या था दोस्तों कि उस समय क्या था दोस्तों कि जो आर्थिक कारण थे वो बहुत ही ये आर्थिक की शोषण की अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीतियाँ दोस्तों। तो आर्थिक शोषण की नीतियाँ क्या थी दोस्तों, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब दोस्तों बात करेंगे दोस्तों अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीतियाँ दोस्तों, अंग्रेजों की आर्थिक शोषण। अब बात करेंगे दोस्तों आर्थिक कारण, अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीतियाँ दोस्तों। आर्थिक शोषण की नीतियाँ यानी कि जो पैसों से संबंधित शोषण अंग्रेज लोग शोषण करते थे उस समय। वो दोस्तों अगर किसी इंसान को अगर काम भी कभी रख लेते तो उसको ना तो पैसा देते थे और ना ही किसी प्रकार से उसे सहायता करते थे पैसों से संबंधित। तो ये आर्थिक रूप से शोषण, भारतीय उद्योग को नाश, गरीबी वो दोस्तों, भारतीय जो उद्योग थे उस समय, तो उस समय जो उनके भारत के जो लोग थे उन्होंने क्या है उनके ऊपर उनको नाश कर दिया, गरीबी भूखमरी की स्थितियाँ भी हो गई थी, क्योंकि अंग्रेज उसके ऊपर ऐसा अत्याचार करते थे। अंग्रेजों किया जाना जो अंग्रेजों ने किया जाना जो भ्रष्टाचार था वो जबरदस्ती लूट, अंग्रेजों ने भारत के ऊपर भ्रष्टाचार किया, यानी कि वो हर तरीके से लोगों के ऊपर कि हर प्रकार से वो मतलब पूरा ही भ्रष्टाचार करते थे, यानी कि उनके ऊपर अपमान करते थे, गलत सलूक करते थे, इस तरीके से वो जबरदस्ती लूट करते थे दोस्तों। तो ये आर्थिक कारण। सैन्य कारण क्या था दोस्तों, ये सब सैन्य कारण इसलिए थे दोस्तों, अंग्रेज सैनिकों की उपेक्षा भारतीय सैनिकों को कम वेतन दिया जाना। अंग्रेजी सेना की उपेक्षा यानी अंग्रेज दोस्तों उसमें देखिए हर एक यहाँ भारत के लोग भी सेना में जाते थे और अंग्रेज के लोग भी सेना में जाते थे, दोनों सेना में जाते थे। तो होता क्या था दोस्तों कि जो भारत की जो सेना के जो लोग थे दोस्तों, तो उनको क्या है कि भारतीय सैनिकों से को कम वेतन, यानी कि अंग्रेज सैनिकों को अगर 100 रुपये दिए जाते होंगे तो इनको कम वेतन, यानी कि इनको केवल 50, 60, 70 रुपये दिए जाते थे। सिपाही दोस्तों सिपाहियों को जातीय धार्मिक चिन्हों के प्रयोग पर रोक, यानी कि दोस्तों क्या है सिपाहियों को जातीय धार्मिक चिन्हों के प्रयोग पर रोक, यानी कि अगर सिपाही अलग अलग जो हर एक जाति के हर एक जाति सिपाही जाता है किसी आर्मी या तो उसमें क्या है कि जातीय चिन्हों के प्रयोग पर रोक लगा देना, यानी कि जाति से संबंधित धार्मिक चिन्हों का उपयोग, क्योंकि भारत की जो व्यवस्था थी वो वर्ण व्यवस्था के आधार पर थी और ये हमेशा से चलता आया था दोस्तों। पर तो ये वहाँ पे जाके सबको एक जैसा समानता, यानी कि कोई सब एक जैसे, यानी कि अगर ब्राह्मण का आदमी के घर में जाएगा तो वहाँ पे भी जो इस तरीके से ब्राह्मण के साथ वहाँ पे शूद्र जाति के लोग के साथ वैसा ही रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं था। तो ऐसा ही पर वो चिन्हों का प्रयोग और ये सही होता था। सैनिक के साथ किया जाना भेदभाव पदोन्नति नियुक्त दोनों में, यानी कि सैनिकों के साथ जो किया जाना भेदभाव, यानी कि सैनिक जो उनके साथ पदोन्नति हर एक प्रकार से उनको, यानी कि अगर मान लीजिए कि कुछ को ऊंचे नीचे पद होते थे सैनिकों में भी, तो वहाँ पे क्या है दोनों में भेदभाव होते थे, यानी कि मैंने अंग्रेजों को ऊंची पद पर दे दिया तो भारत के लोगों को कम भेदभाव पर रख दे दिया जाता, ऐसा होता था दोस्तों। अब बात करें दोस्तों तात्कालिक कारण क्या था, तत्कालीन उस समय कारण पुराने बंदूक के सर एनफील्ड राइफल प्रयोग है, उसके कारतूस सुअर एवं गाय की चर्बी मिलने हुए एक संभावना। तो तात्कालिक कारण क्या था, पुरानी ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर, यानी पुरानी ब्राउन बेस बंदूक है दोस्तों इसके स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग, यानी कि वो पुरानी बंदूक छोड़ दी थी लेकिन एनफील्ड राइफल का प्रयोग है, उसके कारतूसों में सुअर एवं गाय की चर्बी मिलने की होने की सूचना, यानी कि जो रॉयल एनफील्ड थी ना दोस्तों, वो एनफील्ड उसके अंदर जो कारतूस लगे थे तो उसमें क्या है सुअर के और गाय की चर्बी मिली, यानी कि उसके अंदर गाय और चर्बी की दोनों मिलावट करके उस बारूद को बनाया जाता था और वो चर्बी मिलने की सूचना। विद्रोह का प्रारंभ, अब दोस्तों यहाँ से होता है दोस्तों, ये सब ये कारण थे दोस्तों, ये सब इन्हीं कारणों की वजह से लड़ाई हुई थी दोस्तों। ये सब नहीं होना चाहिए, ना तो अंग्रेज उसके ऊपर ना तो वो सामाजिक रूप से कारण करे, ना तो सबसे पहले डलहौजी की व्यवस्था करनी थी और जो वेलेजली की व्यवस्था करनी थी वो डलहौजी की जो साझी संधि, ये भी नहीं होना चाहिए था। अंग्रेजों के ऊपर अंग्रेजों ने आर्थिक रूप से यानी कि उनको पैसे कम देना, उनको मारपीट करना, ये धार्मिक कारण है ईसाइयों के बीच और उनके बीच में लड़ाई दंगा, यानी कि उनको छोटी ऊँची जाती उनके ऊपर लोग, नीचे जाति के नीचे लोग, इस तरीके से रखा जाना। चौथी क्रांति जो आर्थिक रूप से कम दोस्तों, और पाँचवीं यानी कि जिन सिपाहियों के बीच में लड़ाई, यानी कि उनको ऊपर नीचे क्रम के आधार पर अंग्रेज लोगों को ज़्यादा पैसा देना, भारतीय लोगों को कम पैसा देना, उनको ऊंचे पद पर देना, उनको नीचे, इस तरह की लड़ाई हुई थी। तो इनका ये कारण बन चुका था, ये सब कारण हो चुके थे दोस्तों। तो ये विद्रोह का जो प्रारंभ होता है ये
क्यों हुआ था, ये इसी कारण हुआ था, इन सभी के कारण हुआ था। तो विद्रोह का जो प्रारंभ हुआ तो कब हुआ, कब से शुरू हुआ, यानी कि अब ये बर्बर तक, यानी कि इन भयानक रूप कब ले लिया उसने, इसलिए इस उस दिन को लिया 29 मार्च 1857 को ले लिया। लड़ाई तो अंदर अंदर छिड़ ही रही थी, लेकिन 1857 को भयानक तरीके से लड़ाई हो गई। 29 मार्च 1957 को 1857 की क्रांति हुई को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर मंगल पांडे अपने सताइयों के साथ विद्रोह का आह्वान, यानी कि उन्होंने मंगल पांडे जो भारत के जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने जो 34वीं रेजिमेंट के बैरकपुर के मंगल पांडे रहने वाले थे, सैनिक में थे, तो उन्होंने कहा कि हम अब इन अंग्रेज़ों से लड़ाई करेंगे, अब हम इस तरीके से ज़िंदगी नहीं जी सकते, हम अब इन अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई करेंगे और इनको हरा कर यहाँ से भगाएंगे अब यहाँ से। कि और लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी और मेजर ने गोली मार दी। किसने आह्वान किया? वो लेफ्टिनेंट बाग, यानी कि उस समय के कर्नल थे, उनको इनकी अंग्रेज की लड़ाई कर दी और मेजर ह्यूरन को गोली मार दी और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 200 लड़ाई तो उसने करी थी, चाहे अच्छा तो हो जाए, लेकिन देखो फांसी भी उसको ही चढ़ाई गई। देखो ना, दुनिया का रसूल। 8 अप्रैल को, यानी कि 29 मार्च को उसी और मार्च अप्रैल के दिन 8 अप्रैल को मंगल पांडे को, तो इतना अंग्रेजों को भी इतना साफ करना इतना आसान नहीं था। किसी एक इंसान को गोली मार दी तो वहाँ अंग्रेज को तो एक मारे, लेकिन 100 अंग्रेज वहाँ पे जाकर उसी आदमी को मार दें जिसने मारा था। तो देखो मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी पर लटकना पड़ा। फिर बात करें मार्च के साथ अप्रैल गया, मई आया, 10 अप्रैल 1800 मेरठ की सेना ने विद्रोह किया। फिर मेरठ की सेना, ये धीरे धीरे लड़ाई सेना के साथ ही स्टार्ट हुई है। तो 10 मई 1857 को क्या हुआ सन आपको याद रखना है, मैं भी याद करता हूँ और आप भी याद रखना है। 18 मई 18 मैं तो याद करता है कि अब मैं बता रहा हूँ आपको। 10 मई 1857 को मेरठ की सेना के साथ, यानी कि उत्तर प्रदेश के मेरठ के साथ विद्रोह किया और मेरठ की सेना 11 मई को दिल्ली पहुंचे। 10 के साथ फिर 11 हुई और 12 मई 1800 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया और बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। सैनिकों ने, किसने? सैनिकों ने भारत के जो बहादुर शाह जफर थे उनको 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया और उसी वर्ष, यानी कि दिल्ली में भी अंग्रेजों का शासन था तो उसको वहाँ से हटा दिया और बहादुर शाह जफर को, सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सैन्य और असैन्य मामलों के लिए परिषद बनाई है, वक्त का वो नेता। सैन्य और असैन्य, यानी कि सेना ने भी बनाई और जो असैनिक बल मामले नहीं थे उनको भी परिषद बनाई, एक वक्त खां को नेता चुना गया। यानी कि वक्त खां था उस समय का एक, तो उसको नेता चुन लिया गया। और 20 सितंबर, यानी कि मई के साथ, तो 12 मई तक, तो मई के साथ जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में 3 महीने बाद 20 1800 अंग्रेजों ने दिल्ली को पुनः जीत लिया और निकोलसन को मार गया। फिर अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को वहाँ से हटा दिया और फिर उन्होंने दिल्ली को पुनः जीत लिया और निकोलसन को मारा गया। हडसन ने सम्राट के 2 पुत्र मिर्जा ख्वाजा को गोली मारी। यानी कि हडसन एक अंग्रेज इतने खतरनाक थे कि वो अंग्रेज जो कहते हैं, जैसे अगर अंग्रेजों का शासन होता है तो कुत्ता भी उसका शेर हो जाता है। तो हडसन से जो एक बड़े कमज़ोर भी आदमी, तो सम्राट के 2 पुत्र, तो सम्राट के जो पुत्र थे मिर्जा ख्वाजा सुल्तान को गोली मार दी। हडसन ने बहादुर साहब गिरफ्तार और हडेवा से रंगून पे, हडसन ने ही फिर बहादुर शाह जफर को जो दिल्ली का राजा घोषित किया गया था सैन्य लोगों ने, तो उसको निर्वासित कर रंगून, यानी कि कहाँ म्यांमार की राजधानी रंगून को भेज दिया, जिससे बर्मा बोला जाता था। तो रंगून बोला जाता। और 1862 में बहादुर शाह जो बेचारे जो 1862 जो शाह जफर थे उनकी मृत्यु हो गई 1862 में और इनकी गिरफ्तारी में इलाहाबाद बख्श ने भूमिका निभाई। इनकी गिरफ्तारी में इलाहाबाद, यानी कि इनकी जो गिरफ्तारी करवाई थी दोस्तों, वो इलाहाबाद बख्श ने भूमिका निभाई दोस्तों। ये अपने गाँव, अपने देश के कुछ लोग थे जो कि मतलब पैसों के चक्कर में आके वो उनके गुलाम बन जाते थे दोस्तों। फिर विद्रोह का प्रसार हुआ, धीरे धीरे लड़ाई आगे बढ़ती गई, दिल्ली पहुंची। पहले तो मंगल पांडे की लड़ाई हुई, फिर कहाँ गई? दिल्ली गई। दिल्ली के मेरठ के लोग दिल्ली गए, धीरे धीरे बढ़ते गए। फिर उन्होंने भरोसे जब नेता बनाया, फिर उन्होंने वक्त का हडसन ने गोली मार दी, निकोलसन को मार डाला। फिर वक्त खां को नेता बनाया और फिर उनको फिर बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया और हडसन ने इलाहाबाद बख्शी ने उनकी गिरफ्तारी भूमिका निभाई। फिर विद्रोह का लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गया। फिर बात करें 20 सितंबर के बाद 30 मई आया, 1800 सैनिक ने विद्रोह किया। फिर 4 जून 1800 बेगम हाजिर ने विद्रोह करने, मई के जून आया, जो कि 4 जून को 1800 बेगम हाजिर ने विद्रोह कर दिया। दोनों विद्रोह कर दिया और बेगम ने बेरजिस कादिर को नवाब घोषित किया। बेगम ने फिर किसको? बेगम ब्रिजिस कादिर को और चीफ कमिश्नर लॉरेंस को मार डाला। बेगम ने ब्रिजिस कादिर को नवाब चीफ कमिश्नर लॉरेंस को मारा गया। और फिर दोस्तों क्या हुआ कि 1 मार्च 1958 को कैंपबेल ने विद्रोह को समाप्त कर दिया। यानी कि शुरू जो हुआ था दोस्तों, कहाँ हुआ दोस्तों? आपको पता है दोस्तों, शुरू हुआ था दोस्तों ये 30 मई 1857 को शुरू हुआ। जून को बेगम हजरत ने विद्रोह, मई के बाद जून आया, 4 जून 1857 को हजरत ने विद्रोह ने शुरू किया। फिर बेगम ने ब्रिजिस कादिर को नवाब, फिर चीफ कमिश्नर ने लॉरेंस को मार डाला। और 1 मार्च 1858 को कैंपबेल, यानी कि जैसे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 6-7-8 महीने बाद 1 मार्च 1858 को कैंपबेल ने विद्रोह को समाप्त कर दिया। कैंपबेल के अगले फिर बेगम हजरत ने आत्मसमर्पण नहीं किया, वो नेपाल चली गई। उसने आत्मसमर्पण नहीं किया, वो नेपाल चली गई दोस्तों। फिर आगे बढ़ते कानपुर में दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब दोदुपंत के, नाना साहब को पेशवा घोषित
किया गया। व्हीलर ने आत्मसमर्पण किया, परंतु चोरी नामक इस समय इनके साथ कुछ अंग्रेजों ने विद्रोह मार डाला। नाना साहब के कमांडर ने चित्ता तात्या टोपे आत्मा पांडुरंग थे, इन्हें मानसी ने धोखे पकड़ लिया और ग्वालियर के। दोस्तों ये सब हमारे 1857 के राज्य के बहादुर सैनिक क्रांतिकारी हैं। सब ये जो जैसे कि बेगम हजरत महल आई, सबसे पहले तो बंगल पांडे आया, फिर बहादुर शाह आया, फिर बख्त खां आया, फिर कैंप इन सब हडसन आया, फिर कानपुर, फिर बेगम हजरत महल आई, फिर वो नेमपा चली गई, फिर कानपुर विजय, फिर धोधुपंत आया, फिर नन्ना पेशवा आया, फिर व्हीलर ने जो अंग्रेजों ने नाना साहब कमांड तात्या टोपे यानी आत्मा पांडुरंग, उन्होंने एग्जाम में क्वेश्चन सब नाना साहब किसका नाम था, नाना साहब का नाम धोधुपंत था और तात्या टोपे पुराना आत्मा पांडुरंग था। इन्हें मानसिक ने धोखे से पकड़ ग्वालियर में तात्या टोपे को फांसी कैंपन का पुनः पर कब्जा कर लिया। कैंपन ने फिर से पुनः राज्य पर कब कब्जा कर लिया दोस्तों, कैंपन ने इस पर कब्जा कर लिया दोस्तों। फिर बात करें झांसी। अब यही लड़ाई कहाँ तक चली गई दोस्तों, झांसी। ये लड़ाई झांसी तक चली गई दोस्तों, और झांसी तक चली गई दोस्तों। तो ये लड़ाई जब ये लड़ाई झांसी तक गई दोस्तों, तो वहाँ पे क्या हुआ दोस्तों कि 5 जून 1857 को विद्रोह शुरू हुआ और नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने किया। झांसी की रानी कह जाने वाली लक्ष्मीबाई ने लड़ाई में शामिल हुई। उसने 5 जून 1857 को विद्रोह शुरू किया और नेतृत्व लक्ष्मीबाई के 23 में 18, ये सब लड़ाई दोस्तों सैनिकों के बीच ही हो रही थी। और 23 में 18 को फिरोज को नहीं झांसी को घेर लिया। फिरोज ये सब अंग्रेजी सैनिक थे, ये भी सैनिक थे, वो भी सैनिक थे, लेकिन सेना के बीच में लड़ाई हो रही थी। ये अंग्रेजों के शासन में ही लड़ाई हो रही दोस्तों। 23 में 1858 को फिरोज ने झांसी युद्ध के पहले लखनऊ काल पे पहुंची। फिरोज को पराजित होने पर ग्वालियर पहुंचे, स्मिता की सेना को भगाया। ग्वालियर में सिंधु इसमें लखनऊ युद्ध करते रानी वीरगंज, यानी कि ग्वालियर में स्मिथ और फिरोज की सम्मिलित सेना, दोनों के अंग्रेजों ने मिलकर सेना ने रानी को ही मतलब उनकी सेना को मारा और रानी गति को भी, यानी कि वो भी भारत के देश के लिए आज़ादी को प्राप्त करने के लिए वो वीरगति को प्राप्त हो गई दोस्तों। फिर आगे बढ़ते बिहार। यही लड़ाई कहाँ तक पहुंची, जो बिहार में चली गई। और बिहार में कई तो बिहार के जो ये हर राज्य में अलग अलग तरीके के अलग अलग राजा थे, अलग अलग सैनिक। तो वहाँ पे गई तो बाबा कौन रहते हैं, ये अपने अपने हिस्से में जो लोग आए ना, सैनिक जहाँ जहाँ गए वहाँ पे उन्होंने वहाँ के शासक को भी मतलब ये सब अपने पूरा ही अपने ऊपर मतलब सैनिक अपना पूरा कब्जा भारत में करना चाहते, लेकिन वहाँ भारत में विरासत थी अपने देश की, तो वहाँ उन लोगों के साथ मारा था। झांसी की कौन थी, झांसी की रानी बाई, तो उसको भी उस समय के शासन अंग्रेज वहाँ पे गए तो उसने वहाँ को उनको मार डाला। फिर इसी तरीके से अलग अलग राज्य के अलग अलग है। जो बिहार के बाबू कुमार नेतृत्व किए जगदीशपुर शाहबाद के थे। कुंवर सिंह अंग्रेजों को कई बार पराजित किया। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को कई बार पराजित किया। प्राकृतिक मौत हुई, उनकी मौत जो ये पहले से नेता थे संग्रामी थे जो कुंवर सिंह, जो कि उनकी लड़ाई किसी अंग्रेज ने नहीं मारा, उनको प्रकृति अपने आप ही मौत हो गई। विलियम टेलर ने कहा यह विद्रोह समाप्त हुआ। अब दोस्तों विलियम टेलर और विंसेंट नायर ने कहा यहाँ विद्रोह समाप्त हो गया। अब यहाँ तक लड़ाई हुई और यहाँ तक बात समाप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद विद्रोह क्लियर करने किया जनरल विद्रोह, ये फैजाबाद कैंपल ने दमन किया। बहन केवल खान ने तो कैंपल दमन किया। बिनसोर किया कभी ये जो दोस्तों उज्जवल साई कुल्लू राजा, ये सब दोस्तों क्या है, वहाँ के जो अपने जो राज्य के सैनिक थे दोस्तों, वहाँ के अपने राज्य के ये शासक थे और उन्होंने वहाँ पे लड़ाई की दोस्तों। ये देवी सिंह मेरा कदम, ये आपको याद रखना है। असफलता कारण क्या है, अब जो सैनिक लड़ाई होगी लेकिन असफलता मिली भारत के लिए। तो क्या विद्रोह का सीमित रूप, विद्रोह का बहुत छोटे लंबे समय तक नहीं चला है कि 1857 से चला, तो 57 से 4 मतलब 2-3 साल तक चला गया ये 2 साल तक। और विद्रोह का सीमित स्वरूप, योग्य नेतृत्व का अभाव, यानी कि जो सही नेतृत्व करता था उसका अभाव, यानी कि कुल मिला के इसमें योग्य आदमी नहीं मिल पाए जो कि नेतृत्व करता था। संगठन सशक्त केंद्र का, यानी कि संगठन न तो सेना का कोई संगठन, ना ही कोई सशक्त केंद्र था। सीमित यानी कि लड़ाई करने के लिए कोई हथियार भी सही नहीं थे। जन समर्थन का अभाव, यानी कि ये क्या है, जन समर्थन का अभाव। शिक्षित कृषक वर्ग ने, यानी कि शिक्षित कृषक वर्ग ने उपेक्षा की, यानी कि जो शिक्षित लोग तो वो भी सैनिकों को बेवकूफ़ पागल बोल रहे थे और कृषक वर्ग ने उनकी उपेक्षा, यानी कृषक किसान लोग तो उन्होंने उनको पर साथ नहीं दिया। निश्चित समय से पहले विद्रोह की, यानी कि निश्चित समय, यानी कि सही समय नहीं था, उससे पहले उनकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी, है ना। निश्चित समय नहीं था उस समय, उससे शुरू हो गई थी। देशी राजाओं को देशद्रोही, यानी देशी राजाओं को का देशद्रोही रूप, यानी कि देशी ही राजा थे वो ही अपने देश को कमज़ोर करने पर लगे हुए थे, है ना। ये सब दोस्तों क्या है, ये इसी के कारण परिणाम क्या हुआ, विद्रोह को समाप्त कर दिया गया। परंतु विद्रोह के कारण अंग्रेज उथल पुथल मची हुई, यानी कि विद्रोह तो समाप्त हुआ परंतु विद्रोह के कारण अंग्रेज हुकूमत के समय उथल पुथल मची हुई, भयभीत हो गई। इसी क्रम में महारानी ने घोषणा पत्र जारी किया। उस समय महारानी विक्टोरिया थी, तो उसने क्या है कि क्रम में महारानी ने घोषणा पत्र विक्टोरिया घोषणा पत्र क्या था, उसने क्या लिखा था कि भारतीय से निकल कर जो कि निकल कर
ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया, यानी कि इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी थी ने निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया। गवर्नर खजाना प्रथम वायरस से लॉर्ड कैनिंग बना ब्रिटिश भारत में पत्ते मामले के लिए उत्तर, यानी कि विक्टोरिया घोषणा में ये कहा गया दोस्तों कि भारतीय प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चलेगी, नहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ पहले था लेकिन ये ब्रिटिश क्राउन के साथ चले। फिर गवर्नर वायरस को गवर्नर जनरल वायरस, यानी कि जो पूरा इंडिया का वर्ल्ड का जनरल वायरस वो भारत का वायरस कल लॉर्ड कैनिंग बने। फिर ब्रिटिश पत्ते मामले में उत्तरदायी हो गई। इंग्लैंड में भारतीय सचिव का प्रधान, इंग्लैंड में एक भारतीय राज्य का सचिव यानी कि भारत का एक पद उनको इंग्लैंड में दिया गया। और इंग्लैंड की राजधानी जो इंग्लैंड की जो वही विक्टोरिया ही थी दोस्तों। और मामले में इंग्लैंड में भारतीय राज्य अधिकार सम्मान, यानी कि स्थानीय राज्यों के अधिकार सम्मान उनको भी अब सम्मान दिया जाने लगा। डलहौजी के व्यक्ति ने सिद्धांत को समाप्त, यानी कि डलहौजी की जो हड़प नीति थी उनको सिद्धांत को समाप्त किया। भारतीय सैनिक अंग्रेजों के सैनिक के अनुपात, यानी 5 यानी कि भारतीय सैनिक अंग्रेज सैनिक से गिरने पर क्या करेगा, भारतीय सैनिक को अगर 5 लोगों को नियुक्त करेंगे तो वहाँ अंग्रेज को एक ही से घटाकर 2:1 में कर दिया, यानी कि जो कि मतलब घटाकर, यानी कि दो भारत को रखेंगे और एक को सेना में अंग्रेज को रखेंगे दोस्तों। इस तरीके से हो गया दोस्तों। और फिर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे दोस्तों, अन्य 18वीं क्रांति से ब्रिटिश विस्कॉन्ट प्रारंभ, ये एग्जाम में याद रखने वाली बातें हैं। 18वीं क्रांति से ब्रिटिश विस्कॉन्ट प्रारंभ लॉर्ड कैनिंग था। 18वीं विद्युत उर्दू साहब मर्जेगाल नारायण साहब अर्जुमुल्ला थे। विद्युत कमल और रोटी था। विद्रोह के लिए कौन सा दिन निश्चित था, 31 मार्च 1857, लेकिन लड़ाई किस दिन 29 मार्च 1957 मार्च से कोई हो गई, अप्रैल में 2 महीने पहले हो गई। विद्रोह भागने लिया शाहूकार, जमींदार, शिक्षित और किसान, इन्होंने कभी किसी ने सागने पे बेचारे सैनिक लोग ही लड़े और क्रांतिकारी, इसलिए हमारा विद्रोह सब असफल हो गया। और इसमें न तो भारत देश से अंग्रेज चले गए और न ही कोई नहीं गया दोस्तों। 1857 के बाद फौजी को नव संगठित करने का आयोग का बिना 1857 के बाद फौज को नव संगठित करने के लिए आयोग बना, पील आयोग। फिर इसी 1857 को फौज को नव संगठित करने की फिर से इसकी नई शुरुआत करने के लिए एक संगठित आयोग बना, इसका नाम पील आयोग रखा गया। तो दोस्तों ये 1857 की क्रांति थी दोस्तों। ये क्रांति किस लिए पैदा हुई ये शायद आज इस वीडियो में समझ गए होंगे, है ना दोस्तों। किस लिए पैदा हुई मैंने बताया था पहले एक बार मैंने बता दिया है, फिर भी एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ दोस्तों कि 1857 की जो कारण क्या था दोस्तों। सबसे पहले तो हड़प नीति, जो कि वेले चले की हड़प नीति और डलहौजी की सहायक संधि, धार्मिकरण, ईसाइयों के बीच में लड़ाइयाँ हुई दोस्तों। फिर अंग्रेजों का सेनाओं के ऊपर गलत अत्याचार, उनके ऊपर कम पैसा देना और अंग्रेजों को ज़्यादा पैसा देना, उनको कम देना, और ऊंचे पद देना, नीचे पद भारतीयों को रखना। फिर सैनिकों के बीच में लड़ाइयाँ दोस्तों। फिर उसके बीच में आर्थिक कारण, यानी कि उनको धार्मिकरण हो गया, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, कि समाज में उनको ऊंचे पद, ब्राह्मण के साथ नीचे एक जैसा व्यवहार करना, ऊंचे उनको एक सही कारण थे। फिर 29 मार्च 1957 को 18 को बंगल पानी बैरकपुर में उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। फिर 4 जून को वहाँ पहुँची, आगे बढ़ी। फिर धीरे धीरे 4 मई से 11 मई 12 मई 13 मई दिल्ली पहुँची। दिल्ली में फिरोज शाह मेहता गए। फिरोज बहादुर जफर को मार डाला किसने, हेंगतन। और फिर उसको नीचे और आगे आई तो मेरठ पहुंच गई। मेरठ में वहाँ गए, फिर नाना साहब दोदुपंत, फिर साथ रानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़ाई हुई। रानी लक्ष्मीबाई के साथ फिर मेरठ पहुंची लड़ाई, कानपुर पहुंची, कानपुर से फिर वो लड़ाई आई नीचे आई। तो फिर इस तरीके से लड़ाई करते करते फिर ये महारानी विक्टोरिया तक पहुंची। और फिर वहाँ पे ये पूरी इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों, पूरा ही आपको कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों फिर 18 महत्वपूर्ण कौन समय कौन कहाँ कौन प्रधानमंत्री कौन क्या थी, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी दोस्तों। आपको पूरा कंप्लीट करना है दोस्तों। और 18 का जो आयोग बना वो कौन है, पीला आयोग बना दोस्तों। तो दोस्तों पूरी 1870 क्रांति आप शायद समझ गए होंगे कि क्या कारण था क्या नहीं कारण था, पूरा इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया दोस्तों। आप अगर आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।